कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। 41 ट्रिपल कैशबैक। फोन बजा। ऋषभ ने अपनी आंखें हल्की सी खोलीं। ऐसा लग रहा था कि दोपहर हो चुकी थी। कौन फोन कर रहा था? अनमने ढंग से ऋषभ करवट लेकर उठ बैठा। उसका हाथ अपने आप उसके स्मार्टफोन तक पहुंचा, ये देखने के लिए कि स्क्रीन पर किसका नाम था। ऋषभ ने तुरंत फोन उठाया। हेलो, ईशान एवन। हम क्या? कौन से फूल? ओह, तुमने क्या कहा? ठीक है, बाद में मिलते हैं। कॉल खत्म होने के बाद ऋषभ चुप रहा। ईशान ने कहा कि उसके लगाए गए सभी गुलाब के बीज अच्छी तरह से बढ़ रहे थे। वास्तव में वे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ रहे थे। 1 महीने से भी कम समय में सभी बीज किशोर आकार के पौधों में बदल गए थे, जिनमें से कुछ में तो कलियां भी थीं। ईशान ने कहा कि उसने आज सुबह सभी गुलाबों की छटाई कर दी। उसने ये भी कहा कि दुकान की बिक्री में सुधार हुआ था, यहाँ तक कि पिछली बिक्री से 5% की वृद्धि हुई थी। ऋषभ को नहीं पता था कि वह बाद में दुकान पर जाएगा या नहीं। भेस कौशल का उपयोग करने के बाद वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। हालांकि ली गई ऊर्जा जादुई ऊर्जा थी, न कि ऋषभ के शरीर की ऊर्जा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आत्मा निकाल ली गई हो। आप अपनी जादुई ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, मास्टर। ऐसा करने का तरीका ऊर्जा अवशोषित औषधि पीना है, जिसकी कीमत सिर्फ $50 है, और उसके बाद आप अपने शरीर में और अपने आसपास जादुई ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ कैसे मौजूद हो सकती है? तुम जानते हो कि यह आधुनिक दुनिया है ना? ऋषभ ने पूछा, इस बात से अनजान कि उसके सामने एक होलोग्राम स्क्रीन होना पहले से ही काफ़ी अजीब था। बेशक इस दुनिया में जादुई ऊर्जा मौजूद है, लेकिन चूंकि यहाँ के लोग आधुनिक हैं, वे जादुई चीज़ों को सिर्फ कल्पना मानते हैं, इसलिए इस दुनिया में बहुत सारी जादुई ऊर्जा है। ऋषभ ने अपना सिर पकड़ लिया, जिसे चक्कर आ रहा था। वह जादू के बारे में ज़्यादा नहीं समझता था, लेकिन उसे जादुई ऊर्जा की ज़रूरत थी, क्योंकि अजीब कौशल दिखाने के लिए उसे बहुत सारी जादुई ऊर्जा की ज़रूरत थी। अगर मेरी जादुई ऊर्जा बढ़ती है तो क्या प्रभाव होंगे? प्रभाव ये है कि आपका शरीर हल्का महसूस करेगा और आप मजबूत हो सकते हैं। मजबूत हो सकने की बात सुनकर ऋषभ तुरंत उत्साहित हो गया। उसने सिस्टम द्वारा अनुशंसित औषधि जल्दी से खरीद ली। उसने 10 मिलीलीटर की एक छोटी बोतल खरीदी और उसकी पूरी सामग्री पी ली, क्योंकि एक बोतल एक ड्रिंक के लिए थी। उसे प्रतिदिन सिर्फ एक बोतल पीने की अनुमति थी। ऋषभ को उसके बाद एक अजीब प्रतिक्रिया महसूस हुई। अचानक उसका शरीर गर्म महसूस हुआ। यह एक बहुत ही आरामदायक गर्मी थी। यह अदृश्य था, लेकिन ऋषभ अपने आसपास एक अजीब ऊर्जा भी महसूस कर सकता था। आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी और उस ऊर्जा में सांस लेनी होगी, जैसे आप ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। यदि आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऋषभ ने वही किया जो सिस्टम ने उसे करने के लिए कहा था। उसने शांत होने की कोशिश की, अपना दिमाग साफ किया और फिर अपने आसपास की बाहरी ऊर्जा को महसूस किया। कुछ मिनटों के बाद उसने आखिरकार उस बाहरी ऊर्जा का उपयोग करके सांस लेने में महारत हासिल कर ली। 30 मिनट बीत गए और ऋषभ ने खुद को पूरी तरह से भरा हुआ महसूस किया, इसलिए वह रुक गया। कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं थे, लेकिन उस क्षण वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत ताज़ा। दरवाज़ा खुला और देवान का सिर दिखाई दिया। उसने आश्चर्य से ऋषभ को देखा। क्या तुम जाग गए? जल्दी से नीचे आ जाओ। हम तारांश के यहाँ खाना खा रहे हैं। अरविंद के साथ भी कई बातें करनी हैं। चलो। ऋषभ तुरंत नीचे कूद गया। उसका शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, उसका दिमाग साफ था और उसका मूड सुधर गया था। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम आज सुबह बहुत ताज़ा दिख रहे हो।
हाँ, कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। वे दोनों विला से निकले और तारांश के विला की ओर चल पड़े। अरविंद और जीनो पहले से ही वहां थे, खाने की मेज पर बैठे थे, जो विभिन्न व्यंजनों से लदी हुई थी। तारांश बहुत अमीर था, वह एक प्रसिद्ध व्यवसायी का बेटा था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसने अपनी खुद की एजेंसी स्थापित की थी, भले ही बाद में उसे हाइपर एंटरटेनमेंट द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। हालांकि हाइपर एंटरटेनमेंट के तहत होना उसके लिए सही कदम था। इस तरह उसे कई फायदे हुए और उसकी छोटी एजेंसी तेजी से बढ़ी। शहर के सर्वश्रेष्ठ शेफ को काम पर रखना तारांश के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए ऋषभ वहां परोसे गए सभी स्वादिष्ट भोजन को देखकर बहुत खुश था। दुश्मन के ठिकाने से वापस आ गए ऋषभ? जीनो ने पूछा। ऋषभ हंसा और सिर हिलाया। हाँ, यह एक अनूठा अनुभव था। जब उन्हें पता चला कि मेरे पास बहुत पैसा है तो वे अचानक मुझसे डर गए। बहुत पैसे की बात करें तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रस्ताव है दोस्त। इसीलिए मैं अभी यहाँ हूँ। ऋषभ ने भ्रमित नज़र से जीनो को देखा। एक अच्छा प्रस्ताव? आज का पहला मिशन ट्रिपल कैशबैक पाने के लिए पैसा खर्च करना है। आपके पास अब से सिर्फ 3 घंटे हैं। यदि आप $2 मिलियन से कम खर्च करते हैं तो आप असफल हो जाएंगे और सिस्टम आपके पैसे से $1 मिलियन काट लेगा। 1 मिनट रुको, ये किस तरह का मिशन है? 3 घंटे में $2 मिलियन से ज़्यादा खर्च करना पूरी तरह से पागलपन है। क्या यह उस समय सुपरमार्केट में जैसे मिशन जैसा कोई कठिन मिशन है? हाँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपने कुछ शेयर बेचना चाहता है। मुझे लगता है कि तुम इसके लिए सही व्यक्ति हो दोस्त, जीनो ने कहा। ऋषभ ने अपने अच्छे दोस्त को उलझन भरी नज़र से देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? जीनो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। क्या तुम उन लोगों से बदला नहीं लेना चाहते जिन्होंने तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दिया? तुम अपने पिता द्वारा बनाई गई कंपनी को वापस लेने से शुरुआत क्यों नहीं करते? ऋषभ की आंखें चौड़ी हो गईं। ऋषभ के पिता ने 3 साल तक अपना व्यवसाय बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने एक छोटी कंपनी को मध्यम आकार की कंपनी में बदल दिया। फिर 2 साल बाद ये पहले से थोड़ी बड़ी कंपनी बन गई। ऋषभ के पिता को सफल माना जा सकता था। हालांकि ऋषभ के पिता एक अच्छे आदमी थे। वह इतने दयालु थे कि उन्हें नहीं पता था कि उनके कई भरोसेमंद लोग उन्हें पीठ में छुरा घोंप रहे थे। ऋषभ के पिता को उनके द्वारा बनाई गई कंपनी से बाहर कर दिया गया था। फिर उनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उस कंपनी की कीमत कितनी है, जीनो? ऋषभ ने पूछा। उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। जीनो हंसा, फिर अपने स्मार्टफोन पर कुछ दिखाया। मेरे चाचा के पास संयोग से के कंपनी में काफ़ी शेयर हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारे चाचा के नेतृत्व में कंपनी बहुत अव्यवस्थित हो गई थी, है ना? तो वह मेरे चाचा नहीं हैं, ऋषभ ने बुदबुदाया। जीनो एक पल के लिए रुका, फिर यह याद करने के बाद जारी रखा कि यह ऋषभ का करीबी रिश्तेदार था जो सबसे अधिक संभावना उसके परिवार के विनाश के पीछे था। ओह, माफ करना तो क्योंकि कंपनी का प्रबंधन खराब है। हालांकि वे जो उत्पाद बेचते हैं वे अभी भी बाजार में प्रतिस्पर्धी हैं। फिर भी कंपनी किसी भी समय दिवालिया हो सकती है। इसीलिए मेरे चाचा ने अपने सभी शेयर बेच दिए। ऋषभ ने गंभीर नज़र से सिर हिलाया। हाँ, मैं उन्हें अभी खरीदूंगा। अभी? लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें कीमत नहीं बताई है ना? अभी, जीनो, मैं उन्हें अभी खरीदूंगा। हमें जल्दी करनी होगी। लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? ठीक है, मैं अभी अपने चाचा को फ़ोन करता हूँ। मुझे इस तरह घूरना बंद करो। जीनो ने तुरंत अपने चाचा से संपर्क किया। अपना नाश्ता करते हुए, जो थोड़ी देर से हो रहा था क्योंकि लगभग दोपहर हो चुकी थी, स्टॉक लेनदेन आखिरकार पूरा हो गया। हालांकि कंपनी के 35% शेयर में भी $1 मिलियन से कम की ज़रूरत थी। आपने कंपनी से $8,50,000 में शेयर खरीदे हैं। आपको $25,50,000 का कैशबैक मिला। सिर्फ 2 घंटे बचे थे। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, जीनो। मुझे कुछ ऐसा खरीदना होगा जिसकी कीमत $1 मिलियन से ज़्यादा हो। मैं गंभीर हूँ, ऋषभ ने कहा। उस समय वे विला के लिविंग रूम में थे। उनमें से कोई भी अरविंद और अन्य लोगों की बातचीत में शामिल नहीं हुआ। ऋषभ को उस क्षण कुछ महत्वपूर्ण करना था, जो $1 मिलियन से ज़्यादा में कुछ भी खरीदना था। क्या तुम्हें अभी इतना पैसा खर्च करना होगा? जीनो ने आश्चर्य से पूछा।
ऋषभ ने सिर हिलाया। हाँ, तुम जानते हो, मुझे उन लोगों को दिखाना होगा कि मेरे पास अभी सब कुछ है। मुझे कुछ ऐसा ढूंढने में मदद करो जिसे मैं अभी खरीद सकूं, जैसे एक शानदार हवेली। जीनो ने भौं उठाए। एक हवेली? मुझे लगता है, रुको, मुझे पहले जांच करने दो, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ हवेलियां बची हुई हैं। तुम जानते हो, मैं LI कंपनी में किसी को जानता हूं, वे अक्सर उच्च वर्ग के लिए शानदार हवेलियां बनाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी खरीद रद्द कर देते हैं। ऐसे लोग शुरू में कहते हैं कि उन्हें दसियों मिलियन की कीमत वाली एक शानदार हवेली चाहिए, लेकिन पता चलता है कि सब कुछ उनके सपनों के अनुसार बनने के बाद भी वे इसका खर्च नहीं उठा सकते। मेरा मतलब है, भले ही तुम अपना सपनों का घर बनाना चाहते हो, बस इसे अपने बजट के हिसाब से समायोजित करो, है ना? ओह, 2 हवेलियां हैं जो अभी तक नहीं बेची गई हैं, ऋषभ। इसे देखो, मुझे लगता है कि यह पास में है, देखो। जीनो ने एक बड़ी, शानदार हवेली की एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक बहुत बड़ा यार्ड था और हवेली के पीछे एक बड़ा निजी समुद्र तट था। फिर जीनो ने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को स्वाइप किया, एक और हवेली दिखाते हुए। पिछली वाली करीब $10 मिलियन की थी और यह वाली करीब $3 मिलियन की है। दूसरी हवेली जो उसने दिखाई वह भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन बेशक ऋषभ ने पहली हवेली को चुना क्योंकि उसे उसके आसपास का माहौल पसंद था। साथ ही ये समुद्र तट के करीब थी। यह एकदम सही थी। आखिरकार उसे कैशबैक मिलेगा। मैं पहली हवेली खरीदूंगा अभी। जीनो हैरान रह गया। इसकी कीमत 10 मिलियन है, ऋषभ। तुम पागल हो। ऋषभ संक्षेप में हंसा, फिर अपने गंभीर चेहरे पर लौट आया। इसे अभी खरीदो, जीनो। ओह, तुम हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करने में कामयाब होते हो, दोस्त। ऑनलाइन भुगतान होने के बाद हम हवेली देखने चलेंगे। यकीनन, लेकिन हम इसे अभी खरीद रहे हैं। शिकायत करना बंद करो, मैं उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ। ऋषभ जीनो को पागल कर रहा था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह उत्साहित था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दोस्त इतनी शानदार कीमत पर एक हवेली खरीद रहा था। 42 धूर्त महिला का हेरफेर। ऋषभ ने जो हवेली खरीदी थी वह अभी भी तारांश के विला के आसपास ही स्थित थी। यह इलाका एलीट पड़ोस के रूप में प्रसिद्ध है। हर कोई वहां विला या घर खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता। उस क्षेत्र में सबसे सस्ती कीमत $3 मिलियन थी। पाम बीच में एक घर, विला या यहां तक कि एक हवेली का मालिक होना अधिकांश लोगों के लिए एक सपना होता है। अन्य लोग सपने देखने की हिम्मत भी नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि वे इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। एंटोन के परिवार की तरह वे सिर्फ $3 मिलियन में एक विला खरीदने में सक्षम थे, जमीन बेचकर बड़ा मुनाफा कमाने के बाद। वह जमीन सरकार द्वारा टोल रोड के निर्माण के लिए खरीदी गई थी, इसलिए जाहिर है कि उन्हें उसकी ऊंची कीमत मिली थी। हालांकि उन्होंने लोगों को धोखा देकर वह जमीन हासिल की थी। इससे ऋषभ को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या उस समय बहुत पैसा पाने का एकमात्र तरीका अपराध करना था। ऋषभ आभारी था कि उसने सिर्फ पैसा पाने के लिए अपराध करने के लिए कभी अपने दिल की नहीं सुनी। ऋषभ के पास अब एक सिस्टम था जो उसे पैसे कमाने की अनुमति देता था। हालांकि यह एक अजीब तरीके से था, ऋषभ ने स्वीकार किया कि, लेकिन यह निश्चित रूप से आपराधिक तरीकों से नहीं था। ऋषभ अपने ऊपर निर्देशित ईर्ष्यालु नज़रों को महसूस कर सकता था, लेकिन ऋषभ ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। वह हवेली में प्रवेश किया और अंदर चारों ओर देखा। पूरी तरह से सुसज्जित, शैली में सुरुचिपूर्ण और क्लासिक, लेकिन एक अद्वितीय उष्णकटिबंधीय स्पर्श के साथ भी। ये वास्तव में समुद्र तट के पास के क्षेत्र के लिए उपयुक्त हवेली थी। उस दोपहर ऋषभ ने जीनो, देवांग और एंटोन के साथ अपनी हवेली का मुआयना किया, जो हमेशा देवांग से चिपके रहना चाहता था। ये जानकर कि ऋषभ ने इलाके में एक हवेली खरीदी है, एंटोन की मां संध्या और आंद्रे भी उत्सुक थे और उसे देखने आए। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऋषभ, जिसे कीचड़ में गिर जाना चाहिए था और कभी वापस नहीं उठना चाहिए था, वह अचानक लग्जरी आइटम खरीद सकता है, यहां तक कि $10 मिलियन की हवेली भी। ऋषभ ने बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और यह आखिरकार हो गया। उसने आखिरी सेकंड में आखिरकार अपना मिशन पूरा कर लिया। आपने $10.5 मिलियन में एक हवेली खरीदी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपको $31.5 मिलियन का कैशबैक मिला। आपका मिशन समाप्त हो गया है, आपने 5 अंक अर्जित किए हैं। ऋषभ जोर से मुस्कुराया।
उसने इतना पैसा हासिल कर लिया था जितना उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह पा सकता है। यह पागलपन है। ऋषभ ने महसूस किया कि ईर्ष्यालु घूरना भारी होता जा रहा है, उसकी पीठ में छेद कर रहा है। हालांकि जब वह मुड़ा तो ईर्ष्यालु घूरना चौड़ी मुस्कानों में बदल गया। ओह ऋषभ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए इतनी दौलत छोड़ी है। प्यारे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी, संध्या ने कहा। ऋषभ जोर से मुस्कुराया, अपनी चिढ़ को छुपाते हुए, क्योंकि वह जानता था कि महिला यही कहेगी। उसके जैसी महिलाएं बहुत अनुमानित थीं। तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? ऋषभ ने मासूम और मूर्ख होने का नाटक करते हुए पूछा। यहाँ नहीं, यह एक रहस्य है प्यारे। हम कहीं और बात क्यों नहीं करते? संध्या ने पूछा। ऋषभ दूसरों की तरफ मुड़ा। तुम लोग पहले यहाँ चारों ओर देख सकते हो, मैं चाची संध्या से अकेले बात करने जा रहा हूँ, यह महत्वपूर्ण है, ऋषभ ने कहा। जीनो और देवांग ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि एंटोन और आंद्रे सिर्फ चुपचाप खड़े रहे, हवेली से बहुत ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। ऋषभ ने वापस संध्या की तरफ देखा। चलो चाची, हम वहां बात करते हैं, वह ज्यादा आरामदायक लग रहा है। ऋषभ महिला को हवेली के बगल के वरांडे में ले गया। वहां एक क्लासिक सफ़ेद गज़ेबो था जिसमें आराम करने के लिए एक लंबी कुर्सी और एक मेज थी। वहां से वे खाली बगीचे और समुद्र तट को देख सकते थे। ऋषभ बाद में ईशान से बगीचे की देखभाल करने के लिए कह सकता था, और वहां का दृश्य यकीनन और भी बेहतर होगा। बात करो चाची, ऋषभ ने कहा। संध्या बहुत अविश्वास महसूस कर रही थी कि क्या कहे, लेकिन वह एक लालची महिला थी जो वह पाने के लिए कुछ भी करेगी जो वह चाहती थी। बात यह है ऋषभ, यह एक पुरानी कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अब इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिता द्वारा तुम्हारी माँ से शादी करने से पहले मुझे कुछ समस्याएं थीं, और फिर ओम, कृपया मुझसे नाराज मत होना, ठीक है? ऋषभ अभी भी मुस्कुरा रहा था, उस समय बहुत शांत लग रहा था, जिसने संध्या को अतीत के तथ्यों को उजागर करने के लिए और भी साहसी बना दिया। ऋषभ ने अपनी सिस्टम स्क्रीन पर नज़र डाली, जो अपना काम कर रहा था, यानी स्वचालित रिकॉर्डिंग सुविधा जिसे ऋषभ सिस्टम स्टोर पर $500 में खरीद सकता था। सुविधा एक छिपे हुए सीसीटीवी कैमरे की तरह थी, जो कुछ भी ऋषभ रिकॉर्ड करना चाहता था उसे रिकॉर्ड कर रही थी। यह एक शानदार सुविधा थी, हालांकि यह काफ़ी महंगी थी, क्योंकि $500 एक सप्ताह के उपयोग के लिए थे। सप्ताह समाप्त होने पर ऋषभ को इसे फिर से खरीदना पड़ा। हालांकि यह इस तरह के क्षणों के लिए बहुत उपयोगी था और बहुत सहायक था। चाची, आराम करो, आखिरकार मैं तुम्हें अपनी खुद की चाची मानता हूँ। अतीत में तुम हमेशा वहाँ थीं, तब भी जब मेरी माँ अस्पताल में बीम आ रही थी, है ना? तुम मेरी माँ की देखभाल करने में मेरी जगह लेने के लिए वहाँ थीं। बस कहो चाची। ऋषभ के शब्द इतने मासूम और हानिरहित लग रहे थे कि संध्या थोड़ी झिझकी, लेकिन उसे यह अपने और एंटोन के खातिर कहना ही पड़ा। अचानक संध्या रोने लगी। ऋषभ जानता था कि वे नकली आंसू थे, लेकिन ऋषभ ने घबराने का नाटक किया और उसे एक रुमाल दिया। ये वास्तव में जहर मिला रुमाल था। ऋषभ ने इसे जानबूझकर संध्या के लिए तैयार किया था। ऋषभ एडविन और मैंने साथ रात बिताई थी। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं बताया कि मैं उनके बच्चे से गर्भवती थी, क्योंकि मैं उस समय तुम्हारे माता पिता की खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। पता चला कि एंटोन भी तुम्हारे पिता का बच्चा है, इसलिए एंटोन वास्तव में तुम्हारा जैविक भाई है। प्यारे, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें ये सब अभी बता रही हूँ। अचानक ऋषभ हंसने लगा, जिससे संध्या चौंक गई और भ्रमित हो गई। ऋषभ ने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया, हंसता रहा, संध्या को भ्रमित छोड़ दिया। ऋषभ हंसना बंद कर दिया, अपनी हथेलियां खोलीं और कहा, ओह, माफ़ करना चाची, मुझे वास्तव में वह सब पहले से ही पता था। इस तस्वीर को देखो चाची, ये तुम और पिता हैं, है ना? ऋषभ ने अपने स्मार्टफोन से एक तस्वीर दिखाई। ये संध्या और एडविन के नशे में होने की तस्वीर थी। संध्या यकीनन ऋषभ के पास वह तस्वीर देखकर बहुत हैरान थी। तुम कैसे? मुझे यह मेरी माँ की पुरानी फाइलों से मिली चाची। मैंने सोचा ये तस्वीर क्या है, लेकिन पता चला कि पीछे कुछ स्पष्टीकरण हैं। मेरी माँ की लिखावट ये कहती है कि तुम दोनों ने साथ रात बिताई थी। मेरी माँ ने ये भी लिखा था कि यह मेरी माँ और पिता के मिलने से पहले की बात है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि एंटोन मेरे पिता का बच्चा था, लेकिन
चाची के पति को बच्चे पैदा करने में मुश्किल थी। आंद्रे को भी आईवीएफ के माध्यम से गर्भ धारण किया गया था। ये संभव था कि चाची चाचा के बच्चे से गर्भवती थी, लेकिन वह सिर्फ 2% संभावना थी। वह चमत्कार एंटोन को पैदा करने के लिए कैसे हो सकता था? यहाँ तक कि आंद्रे को भी आईवीएफ के माध्यम से गर्भ धारण किया गया था। चाचा को संदेह क्यों नहीं हुआ, भले ही मुझ जैसा एक छोटा बच्चा इसे इतनी जल्दी समझ सकता था। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ के शब्दों ने संध्या को एक ही समय में भ्रमित और डरा हुआ महसूस कराया। ऋषभ, तुम? चाची, मेरे पास घर पर पुरानी फाइलों से कुछ वीडियो भी हैं। मुझे नहीं पता कि वे सब वहाँ क्यों हैं। क्या तुम जानना चाहती हो कि वे क्या हैं? ऋषभ ने पूछा। उसे महिला की अनुमति की ज़रूरत नहीं थी कि वह उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए जो सिस्टम ने प्रदान किया था। ये संध्या का ऋषभ की मां के आईवी फ्लूइड में कुछ इंजेक्ट करने का वीडियो था। रुको, 1 मिनट रुको, वह मैं नहीं थी। मैं कसम खाती हूँ, वह मैं नहीं थी। ऋषभ फिर से हंसा। तो क्या तुम अभी भी मुझसे मेरे पिता का पैसा मांगोगी? एंटोन के लिए, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस सब सबूत के साथ चुप रहूंगा? अचानक ऋषभ की आवाज़ बहुत ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि ऐसा लगा जैसे वह संध्या के दिल को छेद सकती है। इससे महिला को बिना किसी स्पष्ट कारण के दम घुटता हुआ महसूस हुआ। ऋषभ, अगर तुम वह सब करती हो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूं, तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा। कैसा रहेगा? मैं इस वीडियो के बारे में चुप रहूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। अगर तुम बाद में मुझे धोखा देती हो, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग और हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी फैला दूंगा। ये सुनकर संध्या घबरा गई, छिपे हुए सीसीटीवी कैमरों के लिए जोर से चारों ओर देखने लगी। लेकिन बेशक उसे कुछ नहीं मिला। फिर ऋषभ ने एक वीडियो चलाया जिसने संध्या की आंखों को अविश्वास से चौड़ा कर दिया। यह उस समय की रिकॉर्डिंग थी जब वे पहली बार गज़ेबो में आए थे। सीसीटीवी कैमरे कहाँ हैं? तुमने ऐसा कैसे किया जब इस हवेली को अभी खरीदा गया था? ऋषभ संध्या के डर पर और भी जोर से हंसा, लेकिन महिला अपने शरीर को हिला नहीं सकी। जब वह डर गई तो वह वहीं जम गई। अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना महान हूँ, है ना? मैं अपने माता पिता की तरह नहीं हूँ, जिन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो अब तुम्हारा जवाब क्या है? अगर तुम मना करती हो तो तुम सब कुछ खो दोगी और तुम्हारे पति यकीनन तुम्हें तलाक दे देंगे, है ना? संध्या ने तुरंत ऋषभ का हाथ पकड़ा और उसे कसकर पकड़ लिया। कृपया मुझे बचाओ ऋषभ, मैं वह सब करूंगी जो तुम मुझसे करने के लिए कहते हो, कृपया। कोई भी वीडियो मत फैलाओ। ऋषभ महिला की आवाज़ सुनकर संतुष्ट हुआ, जो डर के मारे कांप रही थी। तो एक बुरा इंसान बनना कैसा लगता है? ये बहुत आनंददायक था, क्योंकि ऋषभ उस सबसे धूर्त महिला को चोट पहुंचा रहा था जिसे वह जानता था। ऋषभ ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया, महिला द्वारा छुआ जाना नहीं चाहता था। ठीक है, चाची। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि तुम के कंपनी से शेयर हासिल करो। मुझे पता है कि तुम्हारे पति के पास वे हैं। उसके बाद मुझे वे शेयर दे दो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो उनका सबसे ज़्यादा हकदार हूं। और इसके अलावा वे शेयर जल्द ही अपना मूल्य खो देंगे क्योंकि कंपनी दिवालिया हो रही है। मैं वह सब तुम्हारे लिए ले आऊंगी ऋषभ, चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपने पति के दोस्तों की कंपनी के शेयर भी दे सकती हूँ। ऋषभ जोर से मुस्कुराया, यह अच्छा है। उन्हें जल्द ही मेरे लिए ले आओ, मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार करना पसंद नहीं है, चाची। 43 धूर्त योजना 1। तुम वहाँ हो। संध्या अपनी विला की दूसरी मंजिल की बालकनी पर कदम रखी। उसने अपने पति को आराम से बैठे हुए, अपनी गर्म कॉफ़ी पीते हुए समुद्र तट के दृश्य का आनंद लेते हुए पाया। तो क्या उस बच्चे के पास वास्तव में वह हवेली खरीदने के लिए पैसा है? एडवर्ड ने पूछा। संध्या एडवर्ड के बगल में बैठ गई, अपने पति का साथ देने के लिए अपनी खुद की कॉफ़ी लेकर आई। आखिरकार उसे अपने जीवन की कड़वी हकीकत का सामना करने के लिए कैफीन की ज़रूरत थी। संध्या को कैसे पता चल सकता था कि ऋषभ के पिता एडविन ने कहीं इतना पैसा जमा कर रखा था? अगर संध्या को पता होता तो एडविन को गिराने की योजना को अंजाम देने से पहले वह एडविन को बता देती कि एंटोन उसका बेटा है। अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऋषभ, रुको, शायद अभी भी देर नहीं हुई थी। उस बच्चे के पास वास्तव में पैसा है, एड। मुझे लगता है कि उसके पिता ने आपात स्थितियों के लिए बहुत पैसा जमा कर रखा था।
कौन जानता है, शायद वह उतना बेवकूफ़ नहीं है जितना हमने सोचा था, है ना? और शायद उसने सिर्फ ऋषभ को बताया, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर उसने वास्तव में भरोसा किया था कि जब वह बड़ा हो जाए तो ऋषभ को बता दे। है ना? ऐसा ही होना चाहिए। एडवर्ड ने अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद भौं उठाए। तो ये वास्तविक है, ये सब नकली नहीं है। संध्या ने एक गहरी आह भरी, दुर्भाग्य से ये सब वास्तविक है, एड। लेकिन मेरे पास एक अच्छी योजना है। मुझे यकीन है कि अगर तुम एडविन की हत्या की योजना में शामिल थे तो उसे अभी भी कुछ नहीं पता है। एडवर्ड ये सुनकर हंसा, हाँ, बेशक उसे नहीं पता। उसके जैसा मूर्ख लड़का कुछ भी नहीं जान सकता। हमने सभी सबूतों को बड़े करीने से छुपाया। वास्तव में सभी सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। तो तुम्हारी योजना क्या है? अगर हम उस कमीने लड़के की दौलत भी हासिल कर सके तो और भी बेहतर होगा। आखिरकार देवांग उसका दोस्त है ना? संध्या मुस्कुराई, ये सोचते हुए कि वह ऋषभ द्वारा मांगे गए शेयरों को पाने के लिए इस पल का उपयोग कर सकती है। तो योजना यह है कि उसके लिए अच्छा बनने का नाटक करो। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एडविन की कंपनी के शेयर ऋषभ को वापस दे दो। वह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत आभारी होगा, है ना? यदि संभव हो तो अपने दोस्तों को भी अपने शेयर छोड़ने के लिए राजी करो। आखिरकार कंपनी जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। वह सब कुछ खरीदने को तैयार है। उसके बाद मैं उसके करीब आती रहूंगी और एक ऐसा अवसर तलाशूंगी जिससे हम उसका पूरा विश्वास हासिल कर सकें, संध्या ने कहा। एडवर्ड दिल खोलकर हंसा, वह हमेशा अपनी पत्नी की चालाकी से संतुष्ट रहता था। तुम हमेशा ऐसी धूर्त योजनाएं बनाने में बहुत चतुर हो, मेरी प्यारी। ऋषभ को शेयर देना बहुत आसान है। शेयर, जो अब तेजी से अवमूल्यित हो गए हैं, ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। मैं उसे एक कम कीमत दूंगा और वह बहुत आभारी होगा, है ना? लेकिन एक बार जब वह कंपनी वापस पा लेगा तो कुछ नहीं बचेगा, बहुत देर हो चुकी होगी और वह बहुत दुखी और तबाह हो जाएगा। हा। एडवर्ड और संध्या खुशी से हंसे, यह महसूस करते हुए कि स्थिति उनके नियंत्रण में थी। चिंगारी और पेट्रोल की तरह वे दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही थे। कैसा रहेगा? ये शानदार है ना? मैं चाहता हूं कि तुम वहां एक सुंदर बगीचा बनाओ, जितना हो सके उतना सुंदर, जितना हो सके उतना शानदार। फंड की चिंता मत करो, मेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी, ऋषभ ने कहा। उस समय वह पहले से ही लिटिल हेवन में था, खासकर स्टोर की ऊपरी मंजिल पर एक छोटे से कार्यालय में। उसने कहा कि उसे थोड़ी देर हो गई क्योंकि उसे पहले एक हवेली खरीदनी पड़ी थी। बेशक ईशान और डैनियल बहुत हैरान थे। ऋषभ ने कहा कि उसने अभी अभी एक हवेली खरीदी है, जैसे वह एक सुविधा स्टोर से कैंडी खरीद रहा हो। इसलिए ईशान और डैनियल ऋषभ के स्मार्टफोन पर हवेली की तस्वीरें देख रहे थे। अमीर लोगों को दिखावा करते देखना उन दोनों के लिए खुद में एक मनोरंजन था। बगीचे पर काम करने वाली टीम की बात करें, ऋषभ, सब कुछ संभाल लिया गया है। तो मैंने कुछ लोगों को काम पर रखा है जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कुशल हैं। और एक व्यक्ति है जो बगीचे के लिए सभी डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी प्रतिभाशाली है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे स्वीकार करोगे, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह बहुत प्रतिभाशाली है। बस बात यह है कि ऋषभ ने नाराज़गी में अपनी जीभ से आवाज़ निकाली, सीधे मुद्दे पर आओ ईशान, गोलमोल बात मत करो, उसने जवाब दिया। ईशान ने अपनी गर्दन के पीछे खरोंच लगाए, बहुत असहज लग रहा था। उस व्यक्ति ने भी उन बगीचों को डिज़ाइन करने में मदद की जिन पर लिज ने काम किया था। वास्तव में लिज ने खुद उसे मेरे पास सिफारिश किया था, मेरा मतलब है। क्या मैं उसे जानता हूँ? ऋषभ ने अधीरता से पूछा। ईशान ने तेजी से सिर हिलाया, हाँ। ऋषभ ने भौं से कुड़ी, तो फिर गोलमोल बात क्यों करना? यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस उसका नाम बताओ। अगर वह प्रतिभाशाली है तो मुझे उसे लिटिल हेवन में नौकरी देने में कोई समस्या नहीं होगी। हम प्रतिभा को प्राथमिकता देते हैं, न कि सिर्फ डिप्लोमा को, जो धोखा दे सकते हैं। अचानक कार्यालय का दरवाज़ा बाहर से खुला और कोई अंदर आया। जैसे ही वह अंदर आए, कमरा अचानक रोशन और अधिक चकाचौंध भरा हो गया। एक मुलायम और सुरुचिपूर्ण खुशबू फैल गई। ओह! ऋषभ ने इस खुशबू को पहचान लिया। जब वह मुड़ा तो उसके विचारों ने उसे बिल्कुल निराश नहीं किया। एंजेलिन, ओह बॉस, मैंने बगीचे के सभी फूल देख लिए। वे सभी सुंदर हैं, खासकर गुलाब और गुलदाउदी। ओह,
मैं भूल गई कि मुझे अभी तक यहाँ काम करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। ऋषभ बेशक बहुत हैरान था। इतने सारे लोगों में से एंजेलिन अचानक लिटिल हेवन में नौकरी के लिए क्यों आवेदन कर रही थी? क्या वह एक काफ़ी प्रसिद्ध मॉडल नहीं थी? सोशल मीडिया पर उसके काफ़ी फॉलोअर्स थे। वह आमतौर पर कुछ उत्पादों के लिए एंडोर्समेंट प्राप्त करती थी। सिर्फ एक उत्पाद पोस्ट करके वह बहुत पैसा कमा सकती थी, लेकिन अचानक वह बगीचों को डिज़ाइन करना चाहती है और लिटिल हेवन में काम करना चाहती है। क्यों? यह अविश्वसनीय है। अगर ये लिज होती तो ऋषभ शायद इतना हैरान नहीं होता। एंजेलिन सुरुचिपूर्ण ढंग से ऋषभ के पास आए और उसे अपने गुलाबी आईपैड पर कुछ दिखाया। इसे देखो ऋषभ, मैंने खुद लिज के लिए बगीचे के कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किए। मुझे हमेशा से बगीचों को डिज़ाइन करना पसंद रहा है और लिज को बगीचे बहुत पसंद हैं। वह मेरे डिज़ाइनों का उपयोग करके खुश थी और उसने कहा कि मैं प्रतिभाशाली हूँ। फिर मैं अपने माता पिता को भी साबित करना चाहती थी कि मैं कड़ी मेहनत कर सकती हूँ। वे नहीं सोचते कि मेरे चेहरे के साथ काम करना कड़ी मेहनत है, इसलिए क्या मुझे स्वीकार किया जा सकता है? ऋषभ ने गुलाबी फ्लैट वस्तु ली और एंजेलिन का काम देखा। यह एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था जिसमें अद्वितीय और सुरुचिपूर्ण कॉन्सेप्ट थे। यह एक पेंटिंग की तरह था जिसे हर स्ट्रोक में नरमी और भावना के साथ चित्रित किया गया था। ऋषभ जानता था कि एंजेलिन एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा हर चीज़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती थी। वह बहुत महत्वाकांक्षी थी। दिखने के मामले में वह अपना ख्याल रखना पसंद करती थी और उसके पास अच्छे जीन भी थे, इसलिए उसका रूप हमेशा उत्तम होता था। शैक्षणिक रूप से वह भी बहुत मेहनती और होशियार थी। वह अक्सर अपनी कक्षा में शीर्ष पर रहने के लिए जानी जाती थी। करियर के मामले में वह छोटी उम्र से ही एक मॉडल रही थी, एक प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर, खासकर सौंदर्य और फैशन की दुनिया में। फिर भी एक चमकता सितारा हमेशा ईर्ष्यालु और नफरत करने वाले लोगों से घिरा रहेगा। एंजेलिन को हर दिन अपमान मिलता है, तब भी जब उसने कुछ गलत नहीं किया होता है। हालांकि एंजेलिन अपनी नफरत को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा में बदलने में सक्षम है। इसीलिए एंजेलिन विश्वविद्यालय में सबसे सुंदर लड़की है, यहाँ तक कि इस शहर में भी, अगर ऋषभ ऐसा कह सकता है। इन सभी फायदों के साथ उसके अपने माता पिता ने भी क्यों कहा कि उसने इस दौरान कड़ी मेहनत नहीं की थी। जब ऋषभ उनसे मिला था तो वे बहुत भले लग रहे थे। बेशक तुम्हें स्वीकार किया जाएगा एंजेलिन। तुम्हें यहाँ स्थायी कर्मचारी के रूप में स्वीकार किए जाने का अवसर भी है, मेरी हवेली में बगीचे के लिए एक डिज़ाइन स्केच बनाकर। क्या तुम ये करना चाहती हो? मुझे जानना होगा कि तुम्हारा काम कितना अच्छा है ना? मैं तुम्हें अपनी हवेली के मैदान की तस्वीरें भेजूंगा। कोशिश करो, ऋषभ ने कहा। उसने ईशान के हाथ से अपना स्मार्टफोन वापस ले लिया। उस समय ईशान और डैनियल सिर्फ चुप रहे, किसी चीज़ में व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे ताकि वे वहां असहज महसूस न करें। यह देखते हुए कि वे दोनों पहले डेटिंग कर चुके थे, लेकिन वास्तव में सिर्फ उन्हें ही असहज महसूस हुआ, ऋषभ और एंजेलिन को नहीं। मैंने भेज दिया है, ऋषभ ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिज़ाइन पर काम करूंगी। तो मैं घर जा सकती हूँ, है ना? मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। ऋषभ ने सिर हिलाया। बेशक, क्या तुम अपनी खुद की कार लाए हो, एंजल? एंजेलिन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं अपनी पोर्श लाई हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि ऋषभ ने पार्किंग में एक गुलाबी पोर्श देखी। जाहिरा तौर पर वह एंजेलिन की थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी कार तक छोड़ दूँ? ऋषभ ने पूछा। एंजेलिन ने सिर हिलाया। नहीं, तुम मेरे बॉस हो, मेरी डेट नहीं रहे। अब ऋषभ को असहज महसूस हुआ। वह सिर्फ छोटी सी बात कर रहा था, लेकिन किसी तरह वह अजीब एहसास बस कहीं से भी बाहर आ गया। उसे एंजेलिन के लिए बुरा लगा। उन्होंने सिर्फ इसलिए डेटिंग बंद करने का फैसला किया था क्योंकि ऋषभ वास्तव में एंजेलिन को पसंद नहीं करता था। सोच कर देखो, ऋषभ बहुत अविचारशील था। हालांकि भावनाओं को मजबूर नहीं किया जा सकता। भले ही एंजेलिन कितनी भी उत्तम क्यों न हो, अगर कोई भावनाएं नहीं थीं तो ये सिर्फ बेस्वाद महसूस होगा। बुजुर्ग कहते हैं कि प्यार तब आता है जब आप किसी के आदी हो जाते हैं। लेकिन एंजेलिन खुद असहज महसूस कर रही थी डेटिंग करते हुए, अगर वह अकेली थी जिसे ऋषभ के लिए भावनाएं थीं। क्या एंजेलिन अपनी प्रतिभा से ऋषभ को प्रभावित कर पाएगी और लिटिल हेवन में एक स्थायी पद हासिल कर पाएगी? 44। एंजेलिन। ओह, मुझे अचानक बहुत अजीब लग रहा है, ऋषभ ने बुदबुदाया, जिसे ईशान सुन सकता था।
डैनियल, जिसे लड़की को अकेले नीचे जाने देने पर बुरा लगा, आखिरकार उसे पार्किंग स्थल तक छोड़ने गया। एंजेलिन ने मना नहीं किया क्योंकि डैनियल वहां का प्रबंधक था। इस बीच ऋषभ और ईशान, यूं कहें तो, स्टोर के मालिक थे। क्या मैं कह सकता हूं कि इतनी सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की को ठुकराने के लिए तुम बहुत अविचारशील हो? ईशान ने कहा। ऋषभ ने नाराजगी में अपनी जीभ से आवाज निकाली, मुझे पता है कि मैं अविचारशील हूं, लेकिन भावनाओं को मजबूर नहीं किया जा सकता। ईशान ने गहरी आह भरी, तो तुम्हें शुरू से ही लिस पसंद थी? मुझे अभी भी याद है, तुमने हन्ना को डेट करने से पहले कहा था कि वह सबसे सुंदर लड़की है जिसे तुमने कभी देखा है। मुझे लगा कि तुम एंजेलिन की बात कर रहे हो, लेकिन पता चला कि वह लिस थी। मुझे उस समय आश्चर्य हुआ था। ऋषभ ने अविश्वास भरी अभिव्यक्ति के साथ ईशान को देखा, तो तुम्हें लगता है कि लिस सुंदर नहीं है? भले ही वह उस समय थोड़ी गोल मटोल थी, फिर भी वह सुंदर थी। मैंने यह नहीं कहा कि वह बदसूरत है। हे भगवान! लेकिन हाँ, शायद हमारे स्वाद अलग हैं। ऋषभ, लिज बार्बी डॉल जैसी लगती है, जबकि एंजेलिन बॉल जॉइंटेड ड ऑल जैसी लगती है। तुम समझ रहे हो मेरा मतलब, है ना? ये सिर्फ उनका मेकअप है, ईशान। अगर लिज वैसा ही मेकअप करती है तो वह भी वैसी ही लगेगी। ईशान ने भौं से कुड़ी, सच में? ऋषभ ने चिड़चिड़ा कर आह भरी, कोई बात नहीं। मैं जैक से थोड़ी देर के लिए मिलने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह, बाद में साथ में रात का खाना खाते हैं, ऋषभ। ठीक है, ऋषभ ने जवाब दिया, कार्यालय से बाहर चलना जारी रखा। दुर्भाग्य से, जब ऋषभ स्टोर से बाहर निकला तो अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। वह जल्दी से अपनी कार में बैठ गया। आज आपका दूसरा मिशन किसी ऐसे व्यक्ति को रोकना है जो आपके कार्यालय भवन की छत पर आत्महत्या करने का इरादा रखता है। ऋषभ ने अपने नए मिशन के बारे में सुनकर भौं से कुड़ी। कौन इतना समझदार होगा जो सिर्फ आत्महत्या करने के लिए एक कार्यालय भवन में जाएगा? वे पूरी तरह से पागल होंगे। उसे शांत करना सुनिश्चित करें, क्योंकि उसके पास व्यापार में कुछ प्रतिभा है। यदि आप सफल होते हैं तो आपको एक यादृच्छिक रूप से चयनित इनाम मिलेगा, जो एक स्तर का इनाम है। यदि आप मिशन में विफल रहते हैं तो आपके कार्यालय भवन की बुरी प्रतिष्ठा होगी, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में महत्वपूर्ण कमी आएगी। ऋषभ जानता था कि मिशन ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन विफलता की सजा उसे इतना परेशान क्यों कर रही थी? ऋषभ सिर्फ एक साधारण इंसान था जो गलतियां कर सकता था। वह एक सामान्य सजा है, क्योंकि अगर कोई उस इमारत में आत्महत्या करता है तो कार्यालय भवन के लेखों में बुरी खबर होगी। तुम भवन के मालिक के रूप में ऐसा नहीं चाहोगे, है ना? खैर, ये समझ में आता है। ऋषभ भवन के सामने पहुंच चुका था। भवन के अंदर के लोग निश्चित रूप से ऋषभ को पहचानते थे। एंटोन द्वारा पहले ही एक अनावश्यक हंगामा करने के बाद उन्होंने अपनी बड़ी मुस्कान पहनी हुई थी। ऋषभ का गर्मजोशी से अभिवादन कर रहे थे, लेकिन ऋषभ तेजी से चला। वह भवन की छत पर पहुंचने की जल्दी में था। उसे उम्मीद थी कि वह उस व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोकने में बहुत देर नहीं करेगा। हालांकि जिन महिलाओं ने उसे देखा, उन्होंने अपनी मुस्कान नहीं खोई। बहुत सुंदर ऋषभ उनकी आंखों में चमकता हुआ दिख रहा था। इस इमारत का मालिक इतना सुंदर है, वह इतनी जल्दी में क्यों है? मैं उसके सुंदर चेहरे को और देर तक देखना चाहती हूँ। चलो भी, तुम लोग, तुम भवन के मालिक के लिए बहुत बूढ़ी हो। कल्पना करने में क्या गलत है? यह मुफ्त है। इस बीच ऋषभ जल्दी से भवन की छत पर पहुंचा। उसने एक विशेष लिफ्ट का उपयोग किया, इसलिए उसे इसे अन्य कर्मचारियों के साथ साझा नहीं करना पड़ा। हालांकि जब वह छत पर पहुंचा तो ऋषभ भ्रमित हो गया। वहां कोई नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह देर से आया? अचानक कोई आया और ऋषभ के कंधे से टकराया, लेकिन उसे शायद पता भी नहीं चला। ऋषभ वास्तव में उस आदमी को डांटना चाहता था, लेकिन उसने आदमी की पीठ देखने के बाद तुरंत अपना विचार बदल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पीठ पर एक भारी बोझ लिए हुए था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उस आदमी को पहचान लिया। वह उसके हाई स्कूल के सीनियर जैसा लग रहा था, जो छात्र परिषद अध्यक्ष भी था। एक दयालु, बुद्धिमान युवा जिसके कई दोस्त थे। ऋषभ ने कॉलेज के बाद से उसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन पूर्व छात्र परिषद अध्यक्ष यहाँ क्या कर रहा था? जीन, क्या वह तुम हो? ऋषभ ने चिल्लाया, ये पुष्टि करने के बाद कि वह आदमी उसका पूर्व हाई स्कूल सहपाठी था। हालांकि उस आदमी ने ऋषभ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह भवन की छत के किनारे तक नहीं पहुंच गया।
ऋषभ तेजी से चला, उस आदमी जीन के पास पहुंचा। जब ऋषभ ने जीन के कंधे को खींचा तो वह खाली आंखें देख सकता था जो उसे घूर रही थीं। जीन ने ऋषभ का हाथ दूर धकेल दिया, फिर वापस मुड़ा और कूदने ही वाला था। जीन, रुको! ऋषभ ने फिर से आदमी का कंधा पकड़ा। सौभाग्य से ऋषभ उससे मजबूत था। ऋषभ ने उस आदमी के कंधे को हिलाने की कोशिश की ताकि वह जाग जाए। हे जीन, जागो! धीरे धीरे जीन ने अपनी निगाह उठाई और दुख से भरी आंखों से ऋषभ को देखा। ओह, ये तुम हो, ऋषभ, है ना? मुझे छोड़ दो और मुझे बस मरने दो। नहीं, ऋषभ जीन को भवन की छत के किनारे से दूर खींच लाया। यह मेरी इमारत है, मैं यहाँ किसी को मूर्खता से खुद को मारने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करो। अचानक जीन ने विद्रोह किया, भवन की छत के किनारे की ओर वापस भागने की कोशिश की। ऋषभ, जो अधीर था, ने जीन को अपनी पूरी ताकत से खींचा, फिर उसे मारा। जीन मारे जाने के बाद चुप हो गया, फिर ढह गया और फर्श पर बैठ गया। वह आंसू भी नहीं बहा सका और न ही कोई गुस्सा दिखा सका। वह पूरी तरह से तबाह हो चुका था। जीन, कृपया मेरी बात सुनो, मुझे माफ करना, ऋषभ। ऋषभ इस अचानक माफी से बहुत भ्रमित था। क्या मैं हाई स्कूल में तुम्हारी समस्याओं को कम करके आंकता था, और अब कर्म ने मुझे पकड़ लिया है। मेरा परिवार नष्ट हो गया है, मेरे माता पिता का तलाक हो गया है और मेरी माँ अपने नए पति के साथ चली गईं। मेरे पिता बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और बहुत कर्ज में हैं। जिन दोस्तों के बारे में मैंने सोचा था कि वे मेरी मदद करेंगे, जब उन्हें पता चला कि मुझे समस्याएं हैं तो वे तुरंत दूर हो गए। मेरी प्रेमिका ने मुझे बैंक कर्ज के जाल में फंसाने के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मेरी माँ ने भी अचानक मुझे फ़ोन किया, ये कहते हुए कि उन्हें अपने नए पति के साथ छुट्टियों के लिए पैसे चाहिए। इस बीच आज मुझे अचानक फंसाया गया और फिर मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो मैं अपनी समस्याओं के बारे में किससे बात करूं, ऋषभ? मेरे पास अब कोई नहीं है, मुझे शांति से मरने दो। ऋषभ चुप हो गया। उसने वही निराशा देखी जो उसने एक बार महसूस की थी, इससे पहले कि उसे सिस्टम मिलता। जीन, ऋषभ जितना भाग्यशाली नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं, जीन। इसे मेरा तरीका मानो कि मैं तुम्हें चुका रहा हूं कि तुमने स्कूल में जब मुझे धमकाया जाता था तो हमेशा मेरी मदद की। जीन कमज़ोर ढंग से हंसा। ऋषभ, मैं उस समय छात्र परिषद अध्यक्ष था। मेरे लिए तुम्हारी मदद करना सामान्य था। ऋषभ ने सिर हिलाया। तुम्हें मदद करने के लिए एक अमीर दोस्त की ज़रूरत थी, है ना, दोस्त? और मैं वह दोस्त था। चलो, उठो और मेरे कार्यालय चलो। हम हर चीज़ के बारे में ठीक से बात करेंगे, ठीक है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे संयोग से बहुत सारे कर्मचारियों की ज़रूरत है। इसलिए ये सिर्फ मुफ्त मदद नहीं है। जीन, जिसे दया किया जाना पसंद नहीं था, ऋषभ की बातों को सुनकर राहत महसूस हुई। वे नीचे उस कार्यालय में गए जहां जैक था। हे भगवान, बॉस, आप भीग गए हैं, जैक ने ऋषभ और जीन को देखने के बाद चिल्लाया। उनके कपड़े गीले थे क्योंकि बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। जल्दी से बॉस के लिए कुछ साफ तौलिए लाओ। 2 लो, अगर कोई कपड़े हैं तो वे भी ले आओ, जैक ने फिर से चिल्लाया। ऋषभ जैक और अन्य कर्मचारियों पर हंसा जो इतने घबराए हुए थे। शांत हो जाओ, जैक, मैं ठीक हूँ। इस तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऋषभ ने कहा। मैं अपने बॉस को देखकर कैसे न घबराऊं? ओह, क्या यह नीचे के कार्यालय से एक कर्मचारी नहीं है? जैक आखिरकार जीन की ओर मुड़ा। जीन अजीब तरह से मुस्कुराया, भ्रमित था कि क्या करे, इसलिए वह बस खड़ा रहा और हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है और यह एक अच्छा संयोग है, हम उसे काम पर रख सकते हैं, ऋषभ ने कहा। ये सुनकर जैक और वहाँ के कर्मचारी हैरान रह गए। उनका बॉस किसी ऐसे व्यक्ति को तुरंत कैसे काम पर रख सकता था जिसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया हो? मुझे पता है कि तुम भ्रमित हो, लेकिन जीन को अभी अभी फंसाया गया है और मैं वास्तव में उसकी क्षमताओं में विश्वास करता हूँ। उसके पास असाधारण प्रतिभा है, मुझे यकीन है। ये सुनकर जीन गहराई से प्रभावित हुआ। पता चला कि जो कभी इतना छोटा और नाजुक हुआ करता था, वह अब इतना महान व्यक्ति बन गया था, एक उदार छोटी इला के साथ, और उसने जीन में भी विश्वास किया। वास्तव में वे लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? अगर मेरी कौशल खराब हो तो क्या होगा?
जीन ने बुदबुदाया, यह उसके लिए समय नहीं है। बस अपनी क्षमताओं को साबित करो और फिर तुम्हारे पास अपनी अव्यवस्थित जिंदगी को ठीक करने के लिए पैसा होगा। जैसा कि तुम जानते हो, मुझे भी अतीत में तुम्हारे जैसी ही कठिनाइयां थीं। लेकिन मैं मदद के बिना ऐसा नहीं होता। इसलिए शर्माओ मत, दोस्त। बस तुम्हें दिए गए अच्छे अवसर को लो, इसे बर्बाद मत करो। ऋषभ के शब्दों ने न सिर्फ जीन को प्रभावित किया, बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी खुश अभिव्यक्ति के साथ ऋषभ को देखने पर मजबूर कर दिया। वे खुश थे कि उनका बॉस एक अच्छा इंसान निकला। भले ही उनका बॉस बहुत युवा था, ऋषभ एक अच्छा इंसान था, अहंकारी और अत्याचारी नहीं था जैसा कि उनके पास बहुत पैसा वाले अन्य युवा लोगों की छवि थी। तो मैं यहाँ नौकरी लूंगा, बॉस ऋषभ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और तुम्हें निराश नहीं करूंगा, जीन ने कहा, पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित लग रहा था। कम से कम ऋषभ वहां जीवन की एक झलक देख सकता था। अब कोई जीन नहीं था जो खुद को मारना चाहता था। आपका दूसरा मिशन सफल रहा है। ए रैंक इनाम यादृच्छिक पूरा। आपने धीमी गति कौशल स्लो मोशन स्किल प्राप्त किया है। आपने 1.5 मिलियन डॉलर मूल्य की एक यार्ड प्राप्त की है। आपने सभी आंकड़ों में जोड़ 5 प्राप्त किया है। आपने 3 अंक प्राप्त किए हैं। क्या जीन अपनी नई नौकरी में सफल हो पाएगा? और ऋषभ धीमी गति कौशल का उपयोग कहाँ करेगा? 45 शकरकंद, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? ऋषभ के अपार्टमेंट में अभी अभी पहुंचे ईशान ने पूछा। ईशान अपने साथ कुछ लाया था। बहुत कुछ हुआ है और मैं बारिश में भीग गया, इसलिए मेरा शरीर बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है, ऋषभ ने जवाब दिया। उसे लगा कि उसका शरीर अभी भी ठीक है, लेकिन साथ ही उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ अजीब है। तुम कब से सिर्फ बारिश में भीगने से बीमार पड़ने लगे? तुम्हारी प्रतिरक्षा प्रणाली मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। ईशान बड़े टेलीविज़न के सामने सोफे पर बैठ गया। सोफे के सामने मेज़ पर ऋषभ ने कुछ खाना तैयार किया था, जिसे उसने पास के एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था। ऋषभ के पास खाना पकाने का समय नहीं था और इसके अलावा वह परेशान नहीं होना चाहता था। जो भी हो, तुम क्या लाए हो, ईशान? ऋषभ ने पूछा, जो ईशान के सामान के बारे में उत्सुक था। ईशान ने अपने साथ लाए हुए पैकेज को खोला, जिससे ऋषभ के लिए पुरानी यादों से भरी कोई चीज़ सामने आई। वाह शकरकंद, तुम्हें ये पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें याद है कि मेरी एक विरासत है ना? उनमें से एक गांव में एक बड़ी ज़मीन है। इससे पहले कि मैं उसे बेचता, उस ज़मीन पर वास्तव में शकरकंद उगाए जाते थे। लेकिन क्योंकि उसकी उपेक्षा की गई थी, उसे बस छोड़ दिया गया था। अब जमीन का नया मालिक उसे साफ कर रहा है। उसने सभी शकरकंदों की कटाई की और उन्हें पड़ोसियों में बांट दिया। और पता चला कि उसने अच्छे वाले भी चुने और मुझे भेजे। मैं उन्हें तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूँ। यहाँ बैंगनी शकरकंद, पीले वाले और सफ़ेद वाले भी हैं। वे सभी निश्चित रूप से मीठे हैं। ओह, एक बैंगनी तारों का बोनस भी है। ऋषभ को अभी भी याद है कि ईशान का परिवार उसे अक्सर शकरकंद देता था। ऋषभ उन्हें भूनता था या भाप में पकाकर खाता था। वह अक्सर एक दिन तक खाना नहीं खा पाता था, इसलिए जब उसे ईशान के परिवार से शकरकंद, कसावा या कभी कभी आलू मिलते थे तो वह बहुत खुश होता था। लेकिन ऋषभ को सबसे ज्यादा पीले शकरकंद पसंद थे। ईशान ऋषभ को सिर्फ इतनी सरल चीज पाकर इतना खुश देखकर मुस्कुराया। भले ही ऋषभ के पास अब बहुत पैसा था, वह बदला नहीं था। ये देखकर ईशान को बहुत राहत मिली। उसने सोचा था कि ऋषभ शकरकंद स्वीकार नहीं करेगा। मैं बाद में इनसे कुछ बनाऊंगा। पहले खाते हैं। ईशान, मुझे भूख लगी है। एक फिल्म देखते हुए, ठीक है। आजकल कौन सी फिल्में ट्रेंडिंग हैं? ईशान ने पूछा, जिसने पहले ही टीवी चालू कर दिया था और एक लोकप्रिय ऐप पर देखने के लिए एक फिल्म चुन रहा था। मुझे नहीं पता, तुम मेरे से ज्यादा इन चीज़ों के बारे में जानते हो, है ना? ईशान ने आश्चर्य से ऋषभ की ओर देखा। तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि युवा लोगों के बीच क्या ट्रेंडिंग है। क्या तुमने कभी अपना सोशल मीडिया खोला है? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ, जो अपना भोजन खाने के लिए तैयार था, ईशान की ओर मुड़ा और आलस भरी निगाह से अपने दोस्त को देखा। जब मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरे पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं था क्योंकि मैं पढ़ाई के दौरान काम करने में व्यस्त था। फिर जब मेरे पास पैसा आया, तो मैं अभी भी व्यवसाय शुरू करने के लिए काम करने में व्यस्त हूँ। ईशान, मैं सिर्फ तभी सोशल मीडिया देखता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। लेकिन लोगों को मनोरंजन की ज़रूरत होती है, ऋषभ।
सप्ताहांत में कैंपिंग चलते हैं या फिल्म देखने चलते हैं। क्या मुझे इन सब की ज़रूरत है? मेरे पास एक कैंपर वैन है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सप्ताहांत में हाइपर एंटरटेनमेंट जाऊंगा। ईशान ने अविश्वास भरी निगाह से ऋषभ को देखा। उसका दोस्त कितना व्यस्त था कि सप्ताहांत में भी उसे हाइपर एंटरटेनमेंट जाना पड़ा। तुम वहां क्यों जा रहे हो, ऋषभ? मुझे बुलाया गया है, ईशान। ऐसा लगता है कि वे मुझसे किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। असल में, मैंने उस तरह की चीज़ें पहले ही जैक को सौंप दी हैं। तुम जैक को बहुत व्यस्त कर रहे हो, ऋषभ। उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, अब जीन भी है। तुम्हें छात्र परिषद अध्यक्ष याद है ना? वह अब मेरे साथ काम करता है। एक बार फिर ऋषभ ने ईशान को अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ देखने पर मजबूर कर दिया। बेशक ईशान को जीन याद था। एक मिलनसार व्यक्ति जिसके कई दोस्त थे, हर चीज में कुशल, हमेशा एक उज्जवल भविष्य वाला व्यक्ति जैसा दिखता था। जीन, हाँ, तुम उसके साथ उसी कक्षा में थे, है ना? उसने तो तुमसे पहले स्नातक की उपाधि भी प्राप्त कर ली थी। ईशान ने नाराजगी में अपनी जीभ से आवाज निकाली, मेरी तुलना उसके जैसे स्मार्ट व्यक्ति से मत करो। इसके अलावा, मैंने कॉलेज से छुट्टी ली थी, है ना? बेशक उसने पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन मैं जल्द ही स्नातक करूंगा और अपनी डिग्री प्राप्त करूंगा। बस तुम इंतजार करो और देखो। ऋषभ ईशान की नाराज अभिव्यक्ति पर हंसा। ये हास्यास्पद था। ठीक है, जल्दी करो और एक फिल्म चुनो और खाओ। तुम सिर्फ एक फिल्म चुनने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हो। आखिरकार ईशान ने देवांग और तारांश अभिनीत नवीनतम फिल्म चुनी। ये परियों, पिशाचों और वेयरवोल्व्स के बारे में एक फैंटेसी टीन फिल्म थी। हालांकि फिल्म लगभग एक महीने पहले रिलीज हुई थी, फिर भी यह छोटे उत लोकप्रिय थी। यहाँ तक कि दूसरे सीजन के लिए भी कई अनुरोध थे। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने देवांग और तारांश को थोड़े समय में प्रसिद्ध कर दिया था। इसके अलावा उनके विजुअल्स उन पात्रों के लिए बहुत उपयुक्त थे जिन्हें वे निभा रहे थे। देवांग अपनी बर्फ सफ़ेद त्वचा और खून लाल होंठों के साथ पिशाच के चरित्र के लिए एकदम सही था। इसी तरह तारांश, जिसका लंबा, विदेशी और सेक्सी हल्का टैन शरीर था, परी कथा के राजकुमार जैसे चेहरे के साथ वेयरवोल्फ के चरित्र के लिए एकदम सही था। इसके अलावा परी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री एक युवा अभिनेत्री है जो लंबे समय से अभिनय की दुनिया में है। सेलिन रोजेथ, अपनी प्रतिष्ठित परी जैसी सुंदरता के साथ, उसके पास असाधारण अभिनय प्रतिभा भी है। उनका खाना जल्द ही खत्म हो गया, भले ही फिल्म अभी तक खत्म नहीं हुई थी। ऋषभ, जो शायद ही कभी फिल्में देखता है, कहानी में आसानी से डूब गया। हालांकि कई चीज़ें थीं जो उसे थोड़ी अजीब लगीं। ये फैंटेसी थी, इसलिए बेशक कुछ भी हो सकता था। हालांकि चूंकि सिस्टम और जादू जैसी चीज़ें वास्तव में मौजूद थीं, तो क्या परियों जैसी कोई चीज़ भी मौजूद हो सकती है? खैर, ये सिर्फ ऋषभ की जंगली कल्पना थी। इसके अलावा अगर वह ऐसे प्राणी से मिलता तो वह क्या करता? लिज ने ऊबकर कैरों को घूरना जारी रखा, जो उसके सामने कंप्यूटर गेम खेल रहा था। लड़की ने सोशल मीडिया पर ऋषभ के बारे में एक लेख पढ़ते हुए बार बार आह भरी जो ट्रेंडिंग था। लोग ऋषभ के बारे में पता लगाने लगे थे क्योंकि उसने बार बार वर्चुअल दुनिया में आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार अचानक कहीं से भी वे उस हवेली के बारे में बात कर रहे थे जिसे ऋषभ ने अभी अभी खरीदा था। ऋषभ ने अपने धूल भरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, लेकिन जीनो, जिसने ऋषभ को हवेली दिलाने में मदद की थी, ने इसके बारे में पोस्ट किया था। यह आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि जीनो के पास कजरी रियल एस्टेट एजेंटों के साथ संबंध थे। सोशल मीडिया पर जीनो के कई फॉलोअर्स हैं और वह अक्सर इस तरह की चीज़ें पोस्ट करता है, क्योंकि अगर कोई उसके माध्यम से संपत्ति खरीदता है तो उसे कमीशन मिलेगा। इस तरह समूह के पोते हर दिन अमीर होते जाते हैं। फूड ऑर्डर देने वाले एक कुरियर की आवाज़ सुनाई दी। कैरो तुरंत कुरियर की तरफ भागा, क्योंकि उसी ने उस रात खाना ऑर्डर किया था। ये बहुत अशिष्ट था ये देखते हुए कि लिज वज़न कम करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसे ऋषभ से एक उपहार मिला था जिसने उसे वसा कम करने में मदद की थी, फिर भी उसने अपना आहार बनाए रखा। लिज अपनी चचेरी बहन एंजेलिन से स्किनकेयर और मेकअप भी सीखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि एंजेलिन खुद ऋषभ द्वारा अनुरोधित बगीचे के डिज़ाइन में व्यस्त थी। लिज को लगा कि वह अकेली है जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उसने बहुत अकेला महसूस किया। यहाँ तक कि कैरो, जो गेम खेल रहा था, सिर्फ खेल नहीं रहा था।
उसके जुड़वां भाई को बचपन से ही गेम पसंद थे और उसने गेम बनाना भी सीखा और अब उसकी अपनी स्टार्टअप कंपनी थी। कंपनी ने कई गेम बनाए जो वर्तमान में बच्चों और किशोरों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। कैरो जिस गेम को अभी खेल रहा था वह नवीनतम गेम था जिसे वह अपने कई पेशेवर कर्मचारियों के साथ विकसित कर रहा था। एक बार फिर लड़की ने गहरी आह भरी। क्या उसे भी कुछ करना चाहिए? लेकिन क्या? वह सिर्फ गाना ही जानती थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वह गाने में अच्छी है या नहीं। इससे पहले कि वह कैरो द्वारा खरीदे गए डोनट्स और पिज्ज़ा से प्रलोभित होती, लिज लिविंग रूम से निकल गई। तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें एक डोनट नहीं चाहिए? एक वनीला चीज़ डोनट है जो तुम्हें पसंद है, ऊपर स्ट्रॉबेरी के साथ, कैरो ने कहा। लिज डोनट लेने या न लेने में झिझक रही थी। कैरो ने जो डोनट्स खरीदे थे वे लिज के भी पसंदीदा थे, वे बीच में स्वादिष्ट वनीला क्रीम के साथ मुलायम डोनट्स थे। ठीक है, मैं एक लूंगी, लिज ने अपने पसंदीदा डोनट्स में से एक ले लिया। यह असामान्य है, तुम आमतौर पर दो लेती हो, कैरो ने जवाब दिया, जिसने एंजेलिन को भी एक चॉकलेट स्ट्रॉबेरी डोनट दिया। तुम कहाँ जा रही हो? एंजेलिन ने पूछा, जब उसे पता चला कि लिज खड़ी हो रही है, जाने वाली है। मैं अपने कमरे में कुछ करने जा रही हूँ, लिज ने जवाब दिया, जो इससे पहले कि वे कोई और सवाल पूछ पाते, जल्दी से चली गई। एंजेलिन और कैरो ने एक दूसरे को देखा, यह महसूस करते हुए कि लिज बहुत अजीब थी। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे परिवार की लड़कियों को एक युवा पुरुष क्यों पसंद है, जो महिलाओं की भावनाओं को समझने में भी बहुत बुरा है, एंजेलो अचानक प्रकट हुआ। एंजेलिन का छोटा भाई कैरो का नया गेम आजमाने के लिए तैयार था, लेकिन डोनट्स खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आखिरकार कोई मेरी भावनाओं को भी समझता है। मुझे ऋषभ पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि वे दोनों उसे क्यों पसंद करती हैं, कैरो ने कहा। एंजेलिन ने नाराज़गी में अपनी जीभ से आवाज़ निकाली, मुझे वास्तव में ऐसे पुरुष पसंद हैं जिन्हें आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, जैसे वह। एंजेलो और कैरो ने आश्चर्य भरी अभिव्यक्ति के साथ एंजेलिन को देखा। फिर एंजेलो ने कहा, वह स्पष्ट रूप से एक बेवकूफ़ है, एंजेलिन। जागो, वह बेवकूफ़ नहीं है, वह सिर्फ क्या? तुम अब उसका बचाव नहीं कर सकती। वह एक बेवकूफ़ है। लिज, जिसने उनकी बहस ऊपर से सुनी, बस कंधे उचका दिए, वास्तव में परवाह नहीं की। उस समय उसे अपने कमरे में कुछ करना था। उसे खुद को किसी चीज़ पर गर्व महसूस कराना था, ताकि उसकी तुलना अब और एंजेलिन से न की जा सके। लिज को अपनी प्रतिभा ढूंढनी थी। क्या लिज अपनी छिपी हुई प्रतिभा को खोज पाएगी?